नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मानसून। मानसून की जब बात आती है तो एटलीस्ट इंडियन लोगों को एक फीलिंग आ जाती है कि जो हमारी पृथ्वी या हमारा देश इस समय गर्मी से जूझ रहा है, पूरी तरह से गर्मी फैली हुई रहती है, समर सीजन रहता है, तो बस एक इंतज़ार रहता है कि कब बारिश हो, इस गर्मी से छुटकारा मिले। विशेष तौर से कोई लगभग 50% से भारतीय ऐसे हैं जिनको गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो वर्षा होती है और वो मानसून होता है। तो आज इसी टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे। टॉपिक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम लोग थ्योरी की बात करेंगे, कल इसके एप्लीकेशन की या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे तो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मानसून है क्या। तो मानसून की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो ऐसी पौने जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन लाती हैं उन्हें हम मानसून पौने कहते हैं। अर्थात जब वो समर सीजन में है तो उनकी डायरेक्शन कुछ होगी और जब विंटर सीजन में होगी तो उनकी डायरेक्शन कुछ और होगी, उल्टी होगी। तो कहने का मतलब कि जब समर सीजन है तो कुछ हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं कि समर सीजन में जब मानसून आएगा तो इनकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी साउथ वेस्ट होगी, दक्षिण और पश्चिम होगी। और जब विंटर सीजन आया तो विंटर सीजन में इनकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी और वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट होगी। इनकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। तो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई कि ऐसी पौने जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन लाती हैं हम उसे मानसूनी पौने कहते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि जो मानसून भारत में आता है तो सामान्य तौर से इसकी जो एंट्री होती है भारत में वो होती है केरला के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये 1 जून को पहुँचता है और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता है और 15 जुलाई को ये पूरी तरह से पूरे भारत में ये पहुँच जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे इस मानचित्र में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 1 जून को ये इंडिया में जो केरल का कोस्टल एरिया है वहाँ पहुँच चुका है मानसून। अब 1 जून से धीरे धीरे आगे की तरफ 5 जून को आगे की तरफ, फिर 10 जून को, फिर 40 ऐसे 15 जून जुलाई, ऐसे 15 जुलाई को ये पूरी तरह से पूरे भारत में मानसून आ चुका रहता है। जब ये एक नेचुरल कंडीशन में, एक न्यूट्रल कंडीशन में चलता रहता है तो कभी कभी ये पहले आ जाता है और कभी कभी ये बाद में आता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि जो सामान्य इसकी स्थिति रहती है कि भारत में मानसून की स्थिति 1 जून को और 15 जुलाई को पूरी तरह से भारत में आ चुका रहता है। और इसकी जब वापसी होती है अर्थात विंटर सीजन में तो वो 1 सितंबर से इसकी वापसी होती है। और यहाँ पर आप जब इसकी वापसी की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी तरह से 15 दिसंबर को पूरी तरह से ये भारत से वापस लौट चुका रहता है। और 15 दिसंबर को ये हम इस ग्राफ पे 1 सितंबर से यहाँ पर वापसी ये शुरू हो गई है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये 15 दिसंबर को पूरी तरह से ये भारत में वापस हो चुका रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन मानसून है यह जो है ऋतु परिवर्तन के साथ इनके दिशा में परिवर्तन आ रहा है कि समर सीजन में इनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है और विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट होती है। और इनके आने और जाने वाला जो टाइम था वह हमने क्लियर कर दिया। लेकिन ये टाइम जो है एक मानक टाइम है, ऐसा फिक्स नहीं है। कभी कभी मानसून बहुत पहले आ जाता है और कभी कभी जो है बहुत लेट आता है। तो ये सिचुएशन बनी रहती है। बहुत पहले का मतलब है 2-4 दिन ऊपर नीचे, 10 दिन ऊपर नीचे, ऐसा ही होता है। ठीक।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब ये जो है, अभी जो मानसून की बात, विंड की जो डायरेक्शन की बात हुई, तो इस डायरेक्शन में जो मुख्य कारण है, जो मेन कारण माना जाता है, इसमें ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो जहाँ पर बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पौने आपस में मिलती हैं, उसे हम ITCZ बोलते हैं। तो जब समर सीजन होता है तो ये ITCZ धीरे धीरे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ये जाना शुरू कर देती है। तो इक्वेटर को पार करके जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगी तो जो साउथ ईस्ट वाली जो ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड है, जब ये इक्वेटर को पार करेगी तो फेरल लॉ के अनुसार ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड हो जाती है। तो यही साउथ ईस्ट जो विंड है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंचती है तो ये इसकी डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट हो जाती है, साउथ वेस्ट हो जाती है। तो यही साउथ वेस्ट जो विंड है, इसी को साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है, ऐसा मानना है स्कॉलर का। अब इसके बाद जब धीरे धीरे विंटर सीजन में जब सन जो 23 सितंबर को जब सन धीरे धीरे जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू कर देता है, तो ये जो है ITCZ नॉर्थ में थी वो धीरे धीरे अब पीछे की तरफ वापस आना शुरू कर देती है और धीरे धीरे ये आते आते इक्वेटर के पास आती है। जब इक्वेटर के पास ये फिर जो है ये साउथ की तरफ जाने लगती है और जो हमारा जो साउथ वेस्ट वाला सिस्टम था वो पुनः जो है वापस इक्वेटर पर आकर पुनः वापस हो जाता है और नॉर्थ इंडिया या पूरा भारत जो है या साउथ एशिया वाला जो पोर्शन है वो पुनः जो है ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाता है। तो वही ट्रेड विंड वाला जो ट्रेड विंड है जो नॉर्थ ईस्ट विंड है, नॉर्थ ईस्ट विंड, दक्षिण उत्तरी जो है, उत्तरी पूर्वी जो पौने हैं वो पुनः अपने स्थान पे आ जाती हैं। तो ये अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन की बात की, उसके बाद क्यों ऐसा होता है इसकी बात की। लेकिन यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो थ्योरी से संबंधित है, उनका ऐसा मानना है कि जो मानसून है साउथ वेस्ट मानसून या एशियन मानसून, तो इस मानसून की उत्पत्ति का कारण जो थर्मल थ्योरी को मानते हैं उनका कहना है कि जब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जाता है, तो लैंड पार्ट जो है जल्दी से गर्म, कंपेरेटिवली ओशन की तुलना में, समुद्र की तुलना में वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो जब समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है तो उस टाइम पर लैंड पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए वहाँ पर लो प्रेशर सेंटर बनता है। कंपेरेटिवली जो है ओशन पार्ट में हाई प्रेशर सेंटर बनता है। तो इसलिए जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब यहाँ पर लो प्रेशर सेंटर बना है और ओशन पे हाई प्रेशर सेंटर बना है। यहाँ पर हाई प्रेशर सेंटर, हाई टू लो विंड चलने लगती है और इस डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। लेकिन जब विंटर सीजन आते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। विंटर सीजन में लैंड पार्ट पर क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है कब, विंटर सीजन में, और कंपेरेटिवली ओशन पे जो है यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, तो विंड हाई टू लो चलने लगती है, तो इसे हम बोलते हैं द नॉर्थ ईस्ट। तो कुछ थर्मल थ्योरी वालों के कहना है कि इसकी उत्पत्ति जो है एक तरह से सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज की तरह होती है। इसके बाद हम लोग इसकी कुछ मानसून कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ इसके नेचर के बारे में जानेंगे, क्या इसकी विशेषता है। ये जो है सडन ऑनसेट, मतलब अचानक ये प्रारंभ हो जाता है और जब ये प्रारंभ हो जाता है तो धीरे धीरे जब एक बार आ जाता है तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ जो है ग्रेजुअली बढ़ता है और धीरे धीरे ही ये वापस आता है। आप देखो कि 1 जून को जब मानसून केरला में आया, केरल के कोस्टल एरिया पर आया, तो उस दिन जो है पूरे इंडिया में नहीं फैला। कब पहुँचा पूरे भारत में? 15 जुलाई तक। और उसी तरह से 1 सितंबर को जब ये रिटर्न करना शुरू किया तो एक दिन में ही आकर पूरी तरह से वापस भारत से नहीं आ गया, बल्कि कब आया? 15 दिसंबर को ये वापस आया। ठीक, तो इसी तरह से ये जब
धीरे धीरे अचानक एक प्रारंभ हो जाता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे चढ़ता है जाता है और धीरे धीरे ये वापस आता है। एक इसकी करेक्टरिस्टिक है। दूसरी एक मानसून की जो सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है, फ्लड और ड्राट, बाढ़ और सूखा साथ साथ चलते रहते हैं। टेम्पोरल और स्पेशियल भी इसमें, मतलब स्थानीय और सामरिक जो है इसमें चेंजेज आता रहता है। आप मानसून में कहीं या कहीं आप सुनते होंगे कि किसी एरिया में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पर फ्लड आया है, और किसी एरिया में उसी टाइम पर जो है ड्राट है, बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। तो ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। और एक ही दिन में आप देखोगे, ये आप मतलब एनुअल भी देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, वीकली देख सकते हैं, डेली भी देख सकते हैं। डेली देखते होंगे कहीं पर बारिश अगर मानसून सीजन में हो रही है तो उसी टाइम पर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर ही बारिश नहीं हो पा रही है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका जो मैकेनिज्म है, इसकी उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर कहा जाए तो एक मिस्ट्री आज भी बनी हुई है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत दिन से रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक हम सत्यता के करीब नहीं पहुँचे। अर्थात हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि मानसून की उत्पत्ति का यही मेन कारण है, लेकिन जो है स्कॉलर कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। और जो अभी तक रिसेंट थ्योरी है, हम उनकी बात करेंगे कि मानसून की उत्पत्ति से जुड़ा या उसके प्रभाव से जुड़े जो सिद्धांत हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इसमें जैसे ट्रॉपिकल जेट है, और सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, एल निनो और इंडियन ओशन डाइपोल, सोमाली जेट। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ कारक हैं जो इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा से डिस्कशन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम स्टेली जेट की बात करते हैं। जब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद जाना शुरू कर देता है, तो 21 मार्च के बाद जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरह से जो है गर्मी पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रारंभ हो जाती है। तो धीरे धीरे जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है पूरी तरह से, तो जब समर सीजन शुरू हो जाती है तो तिब्बतन प्लेटू ऊंचा होने के कारण जो है इसकी लगभग 4000 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, अर्थात 4 किलोमीटर के आसपास से ऊंचा है। और ऊंचा होने की वजह से जल्दी से गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से इसके सरफेस पर जो है लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो जाता है, और इस यहाँ पर लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एयर जो है कन्वेंशनल करंट के रूप में ऊपर उठती है। संवाहिनी धाराओं पर सरफेस पर लो प्रेशर है, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद यहाँ पर हाई प्रेशर, एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बन जाता है, वायुमंडल में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। उसके बाद ये जो है एयर यहाँ से फिर 2 डायरेक्शन मुड़ जाते। एक डायरेक्शन में ये एयर जो है आकर इंडियन ओशन के मस्करीन हाई बेसिन जो मेडागास्कर के पास है, यहाँ पर आकर इसकी एक ब्रांच बैठती है, जिसे जो है स्टेनली जेट कहते हैं। स्टेनली जेट जो है टेम्परेरी जेट है, ये परमानेंट जेट नहीं है। विशेष तौर से समर सीजन में इसकी ओरिजिन होती है। तो ये जब यहाँ पर आकर इंडियन ओशन पे बैठती है तो यहाँ पर जो है हाई प्रेशर जो रहता है उसको और एक्टिव कर देती है, और ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो इंडियन मानसून को ज़्यादा एक्टिव या अच्छा बने रहने के लिए इंडियन ओशन पर हाई प्रेशर होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इंडियन ओशन पर हाई प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा इंडियन मानसून एक्टिव होगा। तो यहाँ पर जब वो हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर टू, अभी कंपेरेटिवली इधर लो प्रेशर है, तो यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर साउथ वेस्ट जो है विंड जो है चलने लगेगी, अर्थात साउथ वेस्ट मानसून जाना प्रारंभ कर देगा। फिर जो है ये इस तरह से ये कंटिन्यू इसका इम्पैक्ट बना रहेगा, और जितना ज़्यादा जो है हीटिंग होगी तिब्बतन प्लेटू पर, उतनी ही ज़्यादा जो है स्टेली जेट जो है एक्टिव होगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, उतना ही ज़्यादा इंडियन मानसून सक्रिय होगा। अब इसके बाद दूसरा जो इम्पैक्ट है, हम दूसरे की बात करते हैं, एक सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ की। सेकंड जो है इक्वेटोरियल ट्रफ
देखो, सामान्य तौर से हम देखते हैं कि पूरे ग्लोब पर जो एक इमेजिनरी बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये जितनी बेल्ट हैं ये एक मानक है, लेकिन पूरे के पूरे बेल्ट के सारे हम कहते हैं लो प्रेशर बेल्ट है। लेकिन सामान्य तौर से ऐसा देखा गया है, लेकिन जब हम लोकलाइज करते हैं, अगर जब स्थानीय एरिया में हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है हर एक एरिया में अपना सेल होती है, लो प्रेशर हाई प्रेशर के अपने सेल होते हैं। तो वही जो यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मान लो इक्वेटर के सहारे यहाँ पर इक्वेटोरियल अगर लो प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, तो इसके साथ जो है एक जो है सेकंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर ट्रफ होता है, तो ये भी अपना डेवलप होता है, क्योंकि जो हम ये कह देते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या हाई प्रेशर बेल्ट, तो वो पूरे एरिया के हम एवरेज लेके चलते हैं, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में सब हर एक एरिया का, हर एक जगह का अपना जो है अपनी भी सेल होती है। तो ये जो सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ है, ये जब इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बेल्ट है, ये जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है तो ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है, और जब तक सेकंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो ट्रफ है ये जो है ITCZ के साथ मर्जर नहीं होता है, तब तक इंडियन मानसून एक्टिव नहीं होता है। जब ये ITCZ के साथ मर्जर हो जाता है तो इंडियन मानसून एक्टिव हो जाता है पूरी तरह से। और इसी बीच में अगर मान लो एक बार मर्जर होकर सेकंड इक्वेटोरियल जो ट्रफ है एक बार ITCZ के साथ मर्जर हो गया, मर्जर होने के बाद अगर वो किसी कारण से बैक हो जाता है तो मानसून ब्रेक हो जाता है। तो मानसून ब्रेक होना भी इंडियन मानसून के करेक्टिस्ट है कि 15 डेज तक या 1 वीक रेनफॉल, 1 वीक ड्राट, इस तरह कंडीशन चलती रहती है। तो ये इसका सेकंड इक्वेटोरियल बेल्ट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे सोमाली जेट की। तो सोमाली जेट जो है ये भी जो है एक टेम्परेरी जो है जेट स्ट्रीम है, कोई परमानेंट जो है जेट स्ट्रीम नहीं है। ये जो है समर सीजन में इसकी उत्पत्ति होती है, और अगर सोमाली जेट जो है ज़्यादा एक्टिव जो ये इंडियन ओशन के साथ चलती है और केप यहाँ अफ्रीकन केप हॉर्न से टकरा के ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक ब्रांच जो है ये अंदर की तरफ अफ्रीका में चली जाती है और एक ब्रांच जो है इसकी अरबियन सी की तरफ जाती है। तो जो अरबियन सी की तरफ जो जेट जा रही है वो इंडियन मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है, विंड जो चल रही है, उस मानसून को वो पुश करती है, पुश करने के विंड को पुश करती है, इसलिए इंडियन मानसून और एक्टिव हो जाता है। जब सोमाली जेट जो है ज़्यादा एक्टिव होगी तो इंडियन मानसून को और एक्टिव बनाने में सहयोग करेगी, योगदान देगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग एक एलिनो और इंडियन ओशन डाइपोल, ये 2 हैं ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपको एलिनो में पढ़ा चुका हूँ या वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज वहाँ नहीं जाएंगे। बस ये जानेंगे कि जब एलिनो एक्टिव होता है तो इंडियन जो है ओशन में या इंडियन ओशन के आसपास के एरिया में जो हाई प्रेशर बनना चाहिए वहाँ पर लो प्रेशर एक्टिव हो जाता है। तो लो प्रेशर जब इंडियन ओशन पे बनेगा तो इंडियन मानसून ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा। बट ऐसा कई बार देखा गया है कि एलिनो के रहते हुए भी इंडियन मानसून जो है कमज़ोर नहीं पड़ा है। तो बस आज का एलिनो आया है, यदि एलिनो आया है तो इंडियन मानसून वीक हो जाता है, ठीक। पर इसके इंडियन ओशन डाइपोल की बात करेंगे तो इंडियन ओशन जो डाइपोल है इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो है एक तरह से इंसो की तरह ही है, और ये इंडियन ओशन के अंदर हम देखने को पाएंगे कि इंडियन ओशन में ये वाला एरिया है, ये इंडियन ओशन का वेस्टर्न साइड है और ये वाला ईस्टर्न साइड है। जब ये इंडियन ओशन डाइपोल, कहने का मतलब इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब है कि इंडिया के ओशन में 2 पोल हैं, एक ईस्ट पोल है जो इंडोनेशिया की तरफ है और एक वेस्ट पोल है जो मेडागास्कर या अफ्रीका की तरफ मान लो। जब इंडियन ओशन डाइपोल
पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस एरिया में यहाँ पर वार्म होता है, इस एरिया में वार्म होगा और वार्म होने की वजह से यहाँ की एयर वार्म हो जाएगी और यहाँ की एयर अगर वार्म हो जाएगी तो ये कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठेगी। ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होगा और इस एरिया में ड्रॉट हो जाएगा। यहाँ पर ये बैठ रही, यहाँ पर बारिश नहीं हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखोगे और इंडोनेशिया वगैरह की तरफ सारे के सारे एरिया में सूखा पड़ेगा। और जब इंडियन ओशन डाइपोल एक्टिव होगा तो इंडियन मानसून वीक हो जाता है। जब इंडियन डाइपोल मतलब अर्थात एक्टिव मतलब पॉजिटिव फेस में होगा, अगर ये पॉजिटिव फेस में है, यहाँ पर लो प्रेशर सेंटर बना है और इस एरिया में बारिश हो रही है, किधर, इंडियन ओशन के वेस्ट वाले एरिया में, तो ये इंडियन मानसून के लिए निगेटिव माना जाता है। जब ये दूसरे फेस में अर्थात ये निगेटिव फेस में होगा तो इस रीजन में इंडियन ओशन के जो मेडागास्कर वाला एरिया है, इस वाले एरिया में यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और कंपैरेटिवली इस रीजन में लो प्रेशर बनेगा इंडोनेशिया की तरफ, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये जो है निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल का जो निगेटिव फेस है वो इंडियन मानसून के लिए अच्छा माना जाता है, इसका उल्टा ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट या वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस। देखो इसकी ओरिजिन के बारे में जब हम टेम्परेट साइक्लोन या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पढ़ा रहे थे उस टाइम पे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं मतलब पहले देखा होगा उस वीडियो को तो जाकर उस हमारे लिंक पर जाकर दूसरे वीडियो को देख सकता है कि जो जेट स्ट्रीम से संबंधित होगा या साइक्लोन से संबंधित होगा, तो ये ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको समझ में ये चीज़ें आ जाएं। तो यहाँ पर जो ओरिजिन होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। ये मेडिटेरियन सी के आसपास में जब साइक्लोन चलता है तो उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम विंटर सीजन में मेडिटेरियन सी के आसपास आ जाती हैं। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है जब वो जेट स्ट्रीम भारत की तरफ चलती है तो उसके साथ साथ जो है वेस्टर्ली विंटर सीजन में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आता है। और जब ये जो है भारत में सब ट्रॉपिकल जेट प्रवेश करती है तो हिमालय पर्वत ऊंचा होने के कारण ये हिमालय पर्वत से टकरा के दो ब्रांचेज में मुड़ जाती है और इसकी एक ब्रांच जो है साउथ की तरफ आ जाती है और इसकी एक ब्रांच जो है नॉर्थ की तरफ रहती है। जब ये साउथ की तरफ आ जाती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की एक ब्रांच जो साउथ की तरफ आ जाती है तो ये इंडियन मानसून को एक्टिव होने नहीं देती है, हिमालय के साउथ आ चुकी है। और जब तक जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जब तक हिमालय को पार करके नॉर्थ की तरफ नहीं जाती है तब तक इंडियन मानसून एक्टिव नहीं हो पाता है। हाँ, इस पीरियड में क्या होता है कि वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस आता है अर्थात टेम्परेट साइक्लोन आता है। उस टेम्परेट साइक्लोन को लाने में ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अर्थात ये ऊपर से पुश करता है तो वो तीव्र गति से यहाँ पर इंडिया तक पहुँच जाता है, क्योंकि इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में प्रवेश करता है। और उस वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस से विंटर सीजन में भारत में वर्षा होती है जो रबी क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है वर्षा उस टाइम की। तो ये रहा इसका इम्पैक्ट। लेकिन जब समर सीजन आएगी तो ये जो साउथ की तरफ हिमालय के दक्षिण में आई थी ये जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम धीरे धीरे जैसे जैसे ITC जेट ऊपर की तरफ आएगी नॉर्थ की तरफ जाएगी वैसे वैसे ये जेट स्ट्रीम जो है सब ट्रॉपिकल उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है पश्चिमी जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाती है और हिमालय को पार करके ये हिमालय को जब जो साउथ वाली जेट स्ट्रीम थी हिमालय को पार करके इसके उत्तर हो जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर वो बैक हो गई तो मानसून जो है ब्रेक हो जाएगा, मानसून ब्रेक हो जाएगा। और कभी कभी जब मानसून जब लेट आता है कभी मानसून जब लेट आता है तो ऐसा माना जाता है कि ये जो साउथ या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जो जेट है
ये हिमालय के अभी साउथ में ही है। जब तक ये साउथ में रहेगी तब तक ये मानसून को एक्टिव नहीं होने देगी, क्योंकि ये कन्वेंशनल रूप में आगे विंड को बढ़ने नहीं देगी, तो इसलिए मानसून एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसके साथ आज का यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है, और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी का हम सेकंड पार्ट ले आएंगे कि इंडियन मानसून का एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, और इससे रिलेट करके और एक दो टॉपिक होंगे, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।